हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में जो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। किसी भी रीज़न से अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आज बात करूंगा सीटेट दिसंबर 2023 के बारे में। तो सीटेट दिसंबर 2023 के लिए जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ और बहुत बेस्ट तरीके से लेके आने वाला हूँ। जैसे ईवीएस हो गई, आपको लाइफ में दोबारा ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथमेटिक्स हो गया, काफ़ी जो कैंडिडेट है ना उनका कमज़ोर होता है कि सर हमारा जो मैथमेटिक्स है ना एकदम कमज़ोर है। सर एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, और जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करने की। अगर आप ये सोचे ना कि जब सीटेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर 2 महीने में हम सब कुछ कर देंगे। सर देखिए, ना तो किसी का कोई कोर्स कुछ कर सकता है, ना आपकी उस समय फिर सेल्फ स्टडी काम आएगी, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। किसी भी एग्जाम को बेस्ट तरीके से करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ये समय है ना, यही आपका बेस्ट समय है तैयारी को स्टार्ट करने का। आप इन चीज़ों को समझिए, आप लेट मत कीजिए, ठीक है। और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं ना, इतनी बेस्ट चीज़ें करने वाले हैं, एक सिंगल क्वेश्चन मैं आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। जैसे अगस्त 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, मैंने ईवीएस के अंदर पहले ही बोल दिया था कि एक सिंगल क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, और मैंने विद प्रूफ दिखाए थे क्वेश्चन। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने विद प्रूफ आपको क्वेश्चंस दिखाए थे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैं उन पे बहुत ज़बरदस्त हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आपके लिए ऐसा मैटर लेके आने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एग्जाम को क्रैक नहीं, आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। आप 120 130 प्लस मार्क्स लेके आएंगे। और देखिए, मैं इस तरीके से चीज़ों को करवाऊंगा कि सिर्फ सीटेट नहीं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया तो सिर्फ सीटेट तक सीमित नहीं होगा। इतने बेसिक से लेकर इतने एडवांस लेवल तक हम जाएंगे कि आगे जब आप टीचिंग एग्जाम्स देंगे ना, जैसे केवीएस, रिट, DSSB, यूपीटेट, आप किसी भी वैकेंसी को एग्जाम देंगे ना जिससे आपको जॉब मिलेगी, तो आपको 100% ये चीज़ हेल्पफुल मिलेंगी। तो हम इतने बेस्ट तरीके से करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए हमें समय। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में सब कुछ हो जाएगा, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम साइकोलॉजी को एकदम बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करेंगे विद देसी एग्जाम्पल। देसी एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया? ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे जो आपके माइंड में खुद ब खुद बैठ जाएंगे। वो बैठाने का काम मेरा है। आपको हर एक सिंगल से सिंगल चीज समझ में आएगी, एक सिंगल लाइन समझ में आएगी। इसी तरह से हम हिंदी को करेंगे, इसी तरह से हम इंग्लिश को भी करेंगे। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनना, और जो मैं बोल रहा हूं अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, मेरी गारंटी है आपका सीटेट 100 नहीं 200% होगा। याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप जो एप्लीकेशन है ना फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित, इसको डाउनलोड करना, ठीक है। जो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा लोगो है जो मैंने पहचान के लिए आपके लिए लगा दिया है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं ना, और जब आप एप्लीकेशन पे एंट्री करेंगे तो देखिए इस तरह का फेस आपके सामने आएगा। जो इंटरफेस है ना आपको इस तरह का दिखेगा। जैसे ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप नीचे, यहाँ पे मिलेगा आपको चैट का ऑप्शन। यहाँ पे चैट लिखा हुआ है, चैट CHAT, यहाँ पे चैट का ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे चैट पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना अमित सर, तो ये कैंडिडेट का है। तो अमित सर है ना, अमित सर मेरा नाम यानी कि मैं, तो मेरा नाम है ना, आपको यहाँ पे ऐसा लिखा दिखेगा। तो आपको इसमें एंट्री करनी है, और एंट्री करने के बाद आपको सिर्फ इतना लिखना है, सीटेट दिसंबर 2023। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा ना, हमने एक ग्रुप बना रखा है सीटेट वालों का, ठीक है। तो मैं आपको ऑटोमेटिक उस सीटेट के ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। तो जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, जो भी हमारी चीजें होंगी, जो हम करने वाले हैं, आपको हर एक सिंगल से सिंगल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी,
ठीक है, तो आप ये समझिए कि इतने बेस्ट तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं कि आप लाइफ में इन क्लासेस को और इस पढ़ाने के तरीके को कभी नहीं भूल पाएंगे। जैसे आज की क्लास की बात करता हूं मैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं ना, जितने भी क्वेश्चन, जैसे आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो आपकी 50-50 शिफ्ट हुई थी, 30-30 शिफ्ट हुई थी आपकी, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं, मैंने हर एक सिंगल क्वेश्चन को उठा लिया है। आपको दोबारा कहीं से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक सिंगल से सिंगल चीज आपको मैं कराऊंगा, मैं अवेलेबल कराऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं थ्योरी याद भी मैं करवाऊंगा। और कैसे याद करवाऊंगा आप देखिए, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो जैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे ना, इस क्वेश्चन की थ्योरी जो मैं आपको कराने वाला हूं, उस थ्योरी को मैं क्वेश्चंस के साथ हमेशा लगाऊंगा। तो इस तरह से ही मैंने अगस्त 2023 के अंदर तैयारी करवाई थी। तो जो आपकी थ्योरी क्लास थी ना, वो कम से कम 10 से 12 बार मैंने खुद रिवाइज करवा दी थी। तो उस वजह से आपके जो एग्जामिनर ने जितना भी शब्दों के साथ खेला ना, जितनी भी कोशिश की ना अटकाने की, अटका नहीं पाए। रीजन क्या था? थ्योरी को मैंने खुद से 10 से 15 बार रिवाइज करवा दिया था बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग क्या खाते हैं? केरल में किस तरह से कौन सी चीज खाते हैं? कश्मीर में नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली खाते हैं। गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो आप खुद से याद करते हैं ना, तो आपका क्या रीजन होता है ना, एक बार रिवाइज करेंगे थ्योरी को, 2 बार रिवाइज करेंगे, बस मैक्सिमम। आप सोचते हैं कि हो गया, अब मैं एग्जाम को कर लूंगा, और एग्जामिनर ने वहां पे अगर थोड़ा सा भी चेंजमेंट किया ना, आप चीजों को भूल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है ना, हर एक सिंगल से सिंगल थ्योरी को मैं यहां पे लगा देता हूं साथ में, जब मैं आपके प्रैक्टिस सेट करवाता हूं। तो वो जो थ्योरी क्लासेस हैं, आप सिर्फ 1 और 2 बार रिवाइज करते हैं, लेकिन मैं उनको 10 से 12 बार रिवाइज करवा देता हूं। तो उससे फिर क्या होगा? सीधा और सिंपल से आपके टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। सर क्वेश्चन गलत होगा कैसे, वो बताइए आप, लेकिन इसके लिए चाहिए मेहनत, और मेहनत करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूं। ठीक है, आप इन चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, इतने बेस्ट तरीके से चीज़ें करने वाले हैं हम। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ऐप को डाउनलोड करना है और यहाँ पे चैट पे जाना है, और चैट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अमित सर दिख जाएगा। वहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, सीटेट दिसंबर 2023। सीटेट दिसंबर 2023 लिखते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आप सीटेट दिसंबर 2023 की कंटेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं, और हम बेस्ट तरीके से जो भी चीज़ करने वाले हैं ना, उस ग्रुप में आपको आसानी से इजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन सा इनमें से भिन्न है? अच्छा, एक चीज और आप याद रखना, जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, जितने भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा ना, सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चंस होंगे। तो आपको स्पेशली अलग से कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना कोई बुक्स लेनी है, ना किसी के नोट्स लेने, कुछ भी नहीं लेना। हर एक सिंगल से सिंगल चीज आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ये वादा है मेरा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से आपको तैयारी को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप ये सोचे ना कि जब सीटेट की नोटिफिकेशन आ जाएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट कर लूंगा। मैंने सर आपको बता दिया, सिर्फ सीटेट नहीं, जो मैं आपको कराने वाला हूं ना, जो बैच में लेकर आने वाला हूं आप सबके लिए, उसमें सिर्फ सीटेट लिए नहीं, आगे आप जो टीचिंग एग्जाम्स देंगे ना, उनका भी बेस मैं रेडी कर दूंगा। आपको यकीन नहीं होगा, जब आपकी वैकेंसी आएंगी ना, उससे पहले आप 100% रेडी मिलेंगे चीजों को करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो उपरोक्त सूची में से कौन सा निम्नलिखित में से भिन्न है? भिन्न का मतलब हो गया अलग कौन सा है। तो देखिए आप, झील, झरना, तालाब और पहाड़ी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, झील हो गई। झील का संबंध किससे है? झील में क्या होता है? आपका जल होता है, पानी होता है। झरना कहां पे है? झरने में भी क्या होता है? आपका जल होता है, पानी होता है। तालाब है, तालाब में भी क्या होता है? आपका जल होता है। पहाड़ी, अब पहाड़ी के अंदर आपका जल होता है? नहीं होता ना। और एक है नदी, अब नदी में भी क्या होता है? आपका जल होता है। यानी कि जो सभी है ना, झील, झरना, तालाब और नदी, सभी का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? आपके जल के साथ है। लेकिन पहाड़ी का संबंध जल से नहीं है। तो यहां पे आपका भिन्न क्या हो जाएगा? आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सीधी और सिंपल सी बात है। अब मुझे कैसे पता कि इस तरह से सोचना है? तो जब आप ईवीएस में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम, हर चीज सिंगल के सिंगल चीज आपके टिप्स पे करवा दूंगा। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमें ये लॉजिक लगाना है। मैं सर आपको बता चुका हूं, इतनी बेस्ट तैयारी और इतनी डिटेल से तैयारी आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं की होगी, ये मेरा वादा है। जब आप अगर मेरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे निम्नलिखित में से अलग को छांटिए। अब नदी है, पहाड़ है, तालाब, नल और सोता। अब देखिए, नदी हर किसी को पता है, जल होता है इसके अंदर।
पहाड़ है, पहाड़ भी हर किसी को पता है। तालाब है, इसमें भी जल होता है, किसी को पता है। नल है, इसमें भी क्या होता है, आपका जल निकलता है। सोता, अब ये सोता आपको 100% याद रखना है। क्यों? अगर आपसे अलग से सोता डाल दिया ना कहीं पे बीच में, तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाओगे। सोता पता है क्या होता है? ये भी एक जल का स्रोत होता है। क्या होता है? जल का स्रोत होता है आपका सोता। जो गर्म पानी आता है ना, उसका स्रोत होता है आपका सोता। तो यहां पे अलग क्या हो जाएगा? फिर से आपका पहाड़ हो जाएगा। आगे देखिए, नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। अब मैक्सिमम लोग इनमें तो ठीक है, आप समझ जाओगे कि इनका संबंध कहीं ना कहीं जल के साथ है। आप कंघी में कंफ्यूज होंगे और आटा गूंथने में। अब आप याद कीजिए, जब आप आटा गूंथते हैं तो वहां पे भी क्या मिलाते हैं? आप जल डालते हैं ना आटे के अंदर, तभी तो उसको गूंथ पाते हैं आप। तो इसका भी संबंध किससे हो गया? जल से हो गया। बचा क्या? आपका कंघी करना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ और कछुआ। अब मछली भी ठीक है जल में, बतख भी कहां पे? पानी में, ठीक है। मगरमच्छ पानी में, कछुआ पानी में, बंदर, बंदर का कोई भी रिलेशन पानी के साथ नहीं है, जल के साथ नहीं है। अब आप कहोगे सर बतख का कैसे है? भाई बतख पानी में तैरती तो है, बतख पानी में चीजें निकाल के खाती तो है अपनी लंबी चोंच से, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं जल के साथ है ना। लेकिन बंदर का नहीं है सर। आपको ये चीजें समझनी है और मैं आपको एक सिंगल से सिंगल लाइन का लॉजिक समझाऊंगा सर। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। अब देखिए, ठीक है, कार हो गई, बस हो गई, रेलगाड़ी हो गई और साइकिल हो गई। अब बची क्या? आपकी नाव, क्योंकि नाव एक सिर्फ एक मात्र है इनमें से जिनका संबंध आपका जल के साथ है। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। 100% एकदम सही है। आपने जेठालाल नाटक देखते होंगे ना, आप सीरियल जो आता है जेठालाल, उसको आप कहीं ना कहीं देखते होंगे, ठीक है। जैसे मैं देखता हूं, कभी कभी देख लेता हूं, तो यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती हैं कि गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर भी डालते हैं। आगे देखिए, तो ये चीज आपकी सही हो गई। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। गलत है भाई। मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूं। प्रूफ मतलब मैं आपको थ्योरी क्लासेस दिखा देता हूं। ये हर चीज मैंने थ्योरी क्लास में करवा रखी है। देखिए, जैसे लिचेन कहती है, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी माँ सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। तो जब भी आपको लिंग हु फेन दिखे ना, वहां पर बात हो रही है आपके हांगकांग से संबंधित। अब जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर आया है कि सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कहां से है? आपके कश्मीर से है। और जो कैरेक्टर है ना आपकी किताब के अंदर, जो जहां से मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा, तो जो कैरेक्टर है ना उसका नाम है जूनी। तो आपको कैरेक्टर भी याद रखना है, क्योंकि कैरेक्टर के नाम से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट के अंदर। तो फिर से आपका पूछा जाएगा। तो सरसों के तेल में अगर मछली आए ना तो कश्मीर में, लेकिन नारियल के तेल में अगर बनी मछली आए तो आप जाएंगे गोवा के अंदर। याद रखना है, गोवा के अंदर। और नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा, कप्पा को हम बोलते हैं टैपियोका, अगर इसका संबंध आपसे पूछा जाता है तो आप जाएंगे केरल में। और जो कैरेक्टर है ना जिसने इस बारे में बताया है वो है आपका टॉमस। अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए, अब गुजरात में लोग, ये तो सही हो गया। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका यानी कि कैप्पा खाते हैं, तो सही हो गया ना। मैंने आपको अभी दिखाया है थ्योरी। कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गलत हो गया। कश्मीर में हमने क्या पढ़ा था? सरसों के तेल में पढ़ी थी, नारियल के तेल में नहीं पढ़ी, सरसों के तेल में यही पढ़ी थी ना। मैंने अभी आपको जस्ट थ्योरी दिखाई है। और गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गोवा के अंदर है आपके नारियल के तेल में बनी मछली, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका सी और डी गलत हो गए, आपका ए और बी सही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये में आप देखिए, ढोकला, ये होता है ढोकला, मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है। ये आपकी दाल ढोकली बोली जाती है। और ये क्या होता है? आपका थेपला होता है। जो गुजराती आपके जो व्यंजन है ना, व्यंजन को बोलते हैं हम खाना, ठीक है। तो ये आपके गुजराती व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा क्वेश्चन है। टेलर बर्ड, बीवर पक्षी, इंडियन रोबिन और आपका उल्लू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। आप इमेज को देख के भी समझ गए होंगे। देखिए, आप, हमारी आंखें ऐसे होती है ना, बीच में से नाक होता है और दोनों तरफ आंखें होती हैं। तो इसकी आंखें कैसे हैं? मनुष्य के समान है ना। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और पक्षियों में आपको दो चीजें याद रखनी है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 100% पता नहीं कितनी बार आपके सीटेट में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। झटके से करता है, झटके से, याद रखिएगा। कौन है? आपकी मैना है।
और कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, वो कौन सा है? आपका उल्लू है। दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं होने भी नहीं दूंगा। इतनी बार थ्योरी रिवाइज करेंगे हम कि आपको खुद में खुद चीजें याद हो जाएंगी, आपके दिमाग मजबूर हो जाएगा चीजों को याद रखने के लिए। अगर आप याद करना नहीं चाहोगे ना, तब भी मैं चीजों को याद करवा दूंगा, याद रखिए इस बात को आप। लेकिन आपको बस इतना ही करना है, हबी से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। मैं समय कम इसलिए बोलता हूं क्योंकि सीधी और सिंपल सी बात है, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ना, अगर आपको ये चाहिए कि 100% कन्फर्म है सिलेक्शन, तो आपको समय से चीजों को करना पड़ेगा। जैसा मैं कहूंगा ना वैसा आपको मानना पड़ेगा, चाहे फिर आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे फिर आपकी साइकोलॉजी हो। एक सिंगल से सिंगल लाइन को मैं नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देखिए, चूहों में देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, परंतु सूंघने की, छूने की तथा जो स्वाद वाली क्षमताएं होती है ना, वो चूहे के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? तीव्र होती हैं। देखने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी है ना, जैसे सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली क्षमताएं, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? आपकी तीव्र होती हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये आपका हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब की बार भी सीटेट के अंदर आया था। जो आपका 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था ना सीटेट का, उसके अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। और मैंने जब सीटेट की तैयारी करवाई थी ना, तब मैंने बता दिया था कि 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने इतनी ज्यादा बार रिवाइज करवाया था कि 100% करेक्ट होना ही था। तो देखिए अब क्वेश्चन को आप, हाथियों के विषय में निम्नलिखित में से या नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। हाथियों के झुंड में केवल अथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, एकदम गलत है भाई ये। कितनी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ही रहती हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए आप। नर हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वे अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं, ये भी आपका गलत है। यहां पे आएगा नर हाथी 4 से 5 नहीं, 14 से 15 साल आपके झुंड में रहते हैं, और उसके बाद वो झुंड को छोड़ के अकेला रहना स्टार्ट करते हैं। वो नर हाथियों के साथ भी नहीं रहते, वो अकेला रहना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर सी, यानी कि ए और बी। अब आप देखिए हाथी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। और अब की बार जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो स्टेटमेंट में दिखा देता हूं आपको कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg से ज्यादा पत्ते खा लेता है। ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। और एग्जाम में जो अब की बार पूछा गया था ना, यहाँ पे 200 kg दे रखा था, तो 200 kg होने की वजह से वो क्वेश्चन गलत हो गया था, है ना। तो देखिए हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, याद रखना है आपको। और ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं, याद रखिए आप। हाथियों के झुंड में केवल अथनिया और बच्चे ही रहते हैं, ये मैं आपकी स्टेटमेंट अभी आपको दिखा चुका हूं। झुंड की सबसे बड़ी बुजुर्ग हथिनी ही झुंड की नेता होती है, याद रखना है आपको। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। और अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, यहां पे क्या लिख रखा था? यहां पे देखिए आप, कितनी भी, ऐसा थोड़ी ना होता है, कितनी भी नहीं आएगा, 10 से 12 ही आएगा। तो मैंने आपको बताया ना, जो मैं आपको थ्योरी करवा दूंगा ना, एक सिंगल क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा। आगे देखिए, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। और यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 4 से 5 साल। मैं आपको दिखा चुका हूं, देखिए 4-5 वर्ष। तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ए और बी। आगे देखिए, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं, ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? अब यह पेडागोजी से क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं, मैं आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। अब आप यहां पे खुद बताइए, प्राथमिक स्तर में है बच्चा, यानी कि 1 से 5th कक्षा के बीच में कहीं पे है, और पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की बात आ रही है, तो कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखिए आप, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों में संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब आप एक बात बताइए, पढ़ा आप पर्यावरण रहे हैं, उससे कोई संख्या का विकास होगा? वो गणित सीख के क्या करेगा? पर्यावरण में कोई गणित आता है क्या? कोई मैथमेटिक्स आता है क्या? नहीं हो सकता। बच्चों में सिर्फ गत्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब आपको गत्यात्मक का मतलब पता होना चाहिए। गत्यात्मक का मतलब होता है आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजें, जैसे आपका जो मूवमेंट होता है ना, जो आप चलते हैं फिरते हैं, वो गत्यात्मक क्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। बच्चों को विशेषज्ञता प्राप्त अध्ययन के लिए तैयार करना, गलत है भाई। यानी कि आप उनको क्या बता रहे हैं? मास्टरी करवा रहे हैं, आप उनको मास्टर बना रहे हैं, एकदम क्लियर कि आप विशेषज्ञ हो गए अब तो आप इस सब्जेक्ट के। ऐसा भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठता है। यह रेलगाड़ी सूरत से 20:45 बजे निकलती है और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंचती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो सबसे पहले तो आपको औसत चाल की दूरी या औसत चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे सीटेट में जब भी कोई क्वेश्चन आया ना, आपका सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर ही आया है, इससे बाहर आया ही नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर आपके जो क्लासेज हैं, आपके जो बुक्स हैं जहाँ से मैं आपको करवाने वाला हूँ, वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो आपके चैप्टर है एक, जिसके अंदर है ना रेलगाड़ियों के बारे में, समय सीमा के बारे में, टाइम के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो वहीं से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन बनते अलग अलग तरह के हैं, वो मैं आपको सारी टाइप्स करवाने वाला हूं, आप टेंशन ही मत लीजिए। तो देखिए, अब आप दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। हर किसी को पता है दूरी क्या होती है, आपकी चाल गुणा समय होती है ना। डिस्टेंस क्या होती है आपकी? चाल गुणा में समय। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर मेरे को यहां से क्या निकालना है? औसत चाल निकालनी है। तो चाल क्या हो जाएगी आपकी? दूरी बटे समय हो जाएगी ना भाई। चाल आपने इधर रख ली, दूरी इक्वल टू इधर है, तो दूरी ऊपर, समय नीचे चला जाएगा, तो दूरी बटे समय। अब आपको दूरी पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। अब दूरी तो आपको पता है कितनी है, 2200 किलोमीटर है, लेकिन अब आपको समय नहीं पता, तो आपको समय निकालना है। अब एक बात बताइए, 29 सितंबर 2019 को रात को 20:45 पे चला। 20:45 का मतलब आपको पता है ना, वो 24 घंटे वाली जो घड़ी है ना, उसका यूज कर रहा है। 20:45 का मतलब होता है आपके रात के 8:45। जैसे ही आप दिन के 12 बजे से आगे चलते हैं ना, तो उसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है आपका 1 बजे का मतलब होता है 13, 2 बजे का मतलब होता है 14, 3 बजे का मतलब 15, 4 बजे का मतलब 16, 5 बजे का मतलब 17। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप 20 पे जाएंगे ना, 20:45, तो आप कहां पे पहुंच जाएंगे? 8:45, यानी कि रात को 8:45 पे आप चलते हैं। कहां से? सूरत गुजरात से। अब आगे देखिए, 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। तो कहने का मतलब 8:45 पे आप 29 को बैठे। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। देखिए, आप समझिए आराम से। आप कितने बजे बैठे थे? 29 को बैठे हो आप 8:45 पे, 29 तारीख को। उसके बाद क्या आएगी आपकी? 30 आएगी, तो 30 में भी रात को आपके 8:45 आएंगे, है ना। तो यहां पे कितने घंटे हो गए आपके? 24 घंटे हो गए। उसके बाद सुबह के 8:45, यानी कि 1 तारीख को, क्योंकि आपका सितंबर है तो 30वां महीना है, समझ गए आप। तो इसलिए हम 30 के बाद क्या आएगी आपकी? 1 अक्टूबर आएगी। तो 1 अक्टूबर को सुबह 8:45, कितना समय हो गया आपके? 12 घंटे ये हो गए। टोटल कितने हो गए आपके? 36 हो गए। अब आगे देखिए, ये बोल रहा है 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 पर। अब मैंने क्या बताया था? 12:45, यानी कि सुबह के 12:45। तो आपके दोपहर में बचते हैं ना 12:45, वो 12:45 है। जैसे ही एक कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 13 हो जाएगा। तो दोपहर के 12:45, अब आप काउंट कर लीजिए, सुबह के 8:45 से दोपहर के 12:45 तक कितना हुआ? 9:45, 10:45, 11:45 और 12:45, यानी कि 4 घंटे आपके और हो गए। ऐड कर दीजिए, टोटल कितने आ गया आपका? समय आ गया 40। तो दूरी हमारे पास कितनी थी? 2200, और समय कितना आ गया? 40। यही तो निकालना था। ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपकी चाल का फॉर्मूला हो गया, औसत चाल का। कट कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 4 5 20, बच गया 2, 4 5 20, यानी कि 55, यानी कि 55 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको कराने वाला हूं ना, एक छोटी से छोटी, एक सिंगल से सिंगल लाइन में आपको समझाऊंगा। आपको टेंशन फ्री रहना है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? देखिए, आप सीधा और सिंपल से है, आपको याद होना चाहिए। मसालों का बगीचा या मसालों का पार्क हम किसको बोलते हैं? केरल को बोलते हैं सर। आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मसालों की रानी है, अगर आपसे पूछा जाए मसालों की रानी, तो मसालों की जो रानी है वो आपकी इलायची को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इलायची को। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? देखिए, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि केरल हो जाएगा आपका। एक्सप्लेनेशन को देखिए आप, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, तो ये मानना आप एक्सप्लेनेशन हर चीज की मिलेगी। रीजन क्या है? ताकि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को हम रिवाइज कर सकें। ये मेरा मेन मकसद होगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाना एक अलग चीज होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको गाइड करना और आपको 100% एग्जाम को क्रैक करवाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। सीधा और सिंपल सा है, मैं आपको मैटर उपलब्ध करवा दूंगा, मैंने क्लास डाल दी, मैं छोड़ दूंगा सर आप खुद कीजिए। तो सीधा और सिंपल सा है, सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका एग्जाम निकले। मेरी जो जर्नी है ना, आपकी जो जर्नी है ना, उसके अंदर मेरा रोल रहे। तो इसलिए मैंने ग्रुप बना दिया।
ऐप के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। जैसे जैसे मैं गाइड करूँ ना वैसे वैसे आप चलते जाना। अगर आप वैसे करते हैं ना तो 100% एग्जाम को क्रैक करेंगे। और सिर्फ सीटेट नहीं, आगे जो टीचिंग एग्जाम्स होंगे ना उनकी जिम्मेवारी भी मेरी ही है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इतना बेस्ट मटेरियल आपको मिलेगा कि आपने अब तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा, ना ही आपने कभी सोचा होगा। याद रखिएगा आप इस बात को, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आप कि मसाला पार्क के रूप में जाना जाता है आपका केरल। मसालों की रानी आपकी इलायची, काली मिर्च, तेज पत्ता, अदरक, हल्दी, वेनिला, इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, कहां पे, केरल के अंदर। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो घटपर्णी है ना इसको निपेथिंस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, काफी ऐसे पौधे होते हैं जो जानवरों को खाते हैं, जो कीट पतंगे हैं ना उनको खा जाते हैं। तो उनमें से आता है का आपका एक निपेथिंस। तो मैं एक्सप्लेनेशन में इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन को पहले कि यह पौधा कीट, मेंढकों, चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। एकदम सही बात है। यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये गलत है, क्योंकि जो ये पौधा है ना ये हमारे भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहां पे मिलता है, मेघालय के अंदर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। यह पौधा कीट को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, ये भी गलत है, क्योंकि मोहक आवाज निकालता, मोहक सुगंध निकालता है, इसमें से खुशबू आती है, उसकी वजह से जो कीट पतंगे हैं ना वो इसकी तरफ खींचे आते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने मोहक आवाज लिख दी। देखिए सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया। यहाँ पे मोहक था, यहाँ पे सुगंध डालना था, सुगंध डालने के बजाय उसने आवाज डाल दिया, और आवाज डालते ही क्वेश्चन आपका गलत हो गया। लेकिन जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा ना वो क्या करेगा, इसको राइट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं कि यहाँ पे आवाज डाल रखा है या फिर सुगंध डाल रखा है। मैं सिखाऊंगा सर आपको, देखना, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप सिंगल से सिंगल जो मिस्टेक करेगा ना एग्जामिनर, आपको जानबूझकर फंसाने की कोशिश करेगा ना, आप 100% उस चीज को पकड़ लेंगे। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसका आकार घड़े जैसा होता है, आप देख सकते हैं कैसा आकार है, घड़े जैसा ही आकार है ना। जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है, ये पत्ती देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है ये पत्ती, तो इस पत्ती से इसका मुंह ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। तो ये क्या है, आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि आपका ए भी सही है और आपका डी भी सही है। बी और सी क्या है, आपके दोनों गलत हैं। तो देखिए आप ए और डी, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया आपकी कि घटपर्णी, जिसको हम नेफेथिंस बोलते हैं, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहां पे, आपके मैं भारत में बता चुका हूं, मेघालय के अंदर। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है इस पौधे के अंदर, घटपर्णी के अंदर, नेफेथिंस के अंदर, जैसे नाइट्रोजन की कमी। तो इसलिए ये पौधों से या दूसरे पौधों से आवश्यक तत्वों को प्राप्त करता है, इसलिए उनको पकड़ लेता है, उनको खा जाता है, और उनमें जो नाइट्रोजन होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम घटपर्णी, यानी कि कीट बक्सी भी बोल देते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब देखिए कीट बक्सी पौधे कौन कौन से होते हैं वो देखना है आपको। तो पिचर प्लांट, इसे नेफेथिंस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो आपका घटपर्णी है ना, इसके कितने नाम हो गए, नेफेथिंस भी हो गया, आपका पिचर प्लांट भी हो गया। तो आपको याद रखना है ड्रोसेरा, इसे सनड्यूस भी कहते हैं। देखिए एक है ड्रोसेरा पौधा, ये भी क्या है, आपका कीट बक्सी पौधा है और इसको बोला जाता है सनड्यूस। इसके अलावा डायोनिया, ये भी क्या है, आपका कीट बक्सी पौधा ही है, जैसे आपका घटपर्णी है। और इसमें कीट पतंगों को पकड़ने वाला फंदा जमीन पर सजी पत्तियां होती हैं, यानी पत्तियों में जकड़ता है। ये कौन सा पौधा, आपका डायोनिया। इसके अलावा आपका सेरोसेनिया भी होता है और यूट्रिकुलेरिया भी होता है, सेरोसेनिया और यूट्रिकुलेरिया। और ये जो चीजें हैं ना आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करवाऊंगा, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना कब घटी थी, 1930 में घटी थी। अब इसके बारे में आपको याद क्या क्या रखना है कि यह जो दांडी यात्रा है ना कहां से स्टार्ट हुई थी, अहमदाबाद गुजरात से। जो आश्रम है आपका वो गुजरात के अंदर, अहमदाबाद गुजरात से क्या हुई थी, ये यात्रा आपकी स्टार्ट हुई थी। ये कब से कब तक चली थी, तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और आपकी 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा आपकी चली थी। आपको याद रखना है कितने लोग शामिल थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक 390 किलोमीटर की दूरी। और अगर आपसे 385 भी ऑप्शन में मिलता है ना तो ये भी आपका करेक्ट है। और अगर आपसे मील में पूछा जाएगा तो 240 मील पूछा जाएगा, याद रखिएगा आप। और 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी। लगभग 24 दिन में 79 लोगों ने
यात्रा की थी। कितने लोगों ने? 24 दिन में लगभग 79 लोगों ने इसकी यात्रा की थी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। याद कराने का काम मेरा है, टेंशन ही मत लीजिए, इतनी बार रिवीजन हो जाएगा, आप याद रखेंगे ही रखेंगे सर। देखना आप आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियां वाली सब्जियों को खाने की सलाह देता है? अब देखिए, गुड़ क्या होता है? इसमें आयरन होता है। आंवला, इसमें आयरन होता है। सेब, इसमें आयरन होता है। हरी पत्तियां क्या होती हैं? आयरन से भरपूर होती हैं। तो जब आयरन की कमी हो शरीर में तो कौन सा रोग होता है? मियादी बुखार होता है, एनीमिया होता है, चिकनगुनिया होता है, या फिर डेंगू होता है? आपका करेक्ट आंसर आएगा आंसर नंबर बी, यानी कि एनीमिया। क्या होता है आपका? आयरन की कमी से, यानी कि रक्त की कमी शरीर में। जब भी शरीर में रक्त की कमी होगी ना तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी होने से क्या होता है? आपका एनीमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में भी तो क्या होता है? आपका आयरन ही होता है ना, आपने पढ़ा होगा। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, मैं लिख चुका हूं, देखिए आप। एनीमिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है आपका आयरन। और देखिए, ये आप याद रखना कि शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर डीएल। डीएल का मतलब होता है ग्राम पर डेसीलीटर। तो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ये जो पीछे यूनिट है ना, इसको भी आप याद रखा कीजिए। जब कभी उसको ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर बनाना होगा ना, तो वो आपको कोशिश करेगा कि पीछे यूनिट चेंज कर दे, इसको किलोग्राम में दे दे, ग्राम के अंदर दे दे। तो आपको याद रखना है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर आएगा, ये आपको याद रखना है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ने दूंगा। जहां से जो भी एक्सपेक्टेशन बनती है ना, जो भी संभावना बनती है, जो भी पॉसिबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं उस हर एक सिंगल से सिंगल चीज को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो अतः डॉक्टर ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष, इस लाइन को आप हमेशा देखिए कि पूछ किसके सापेक्ष रहा है, वरना आप जो इजी क्वेश्चन है ना उसको भी गलत कर देंगे अगर आप इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देंगे तो। और ध्यान रखना, आपको मैं सिखाऊंगा, आप बस साथ बने रहिए। ऐप को डाउनलोड कर लेना और जो मैंने बताया है ना ऐसे ही आप लिख देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है जहां पे आपकी दिशा पूछी गई है। और देखिए, मैं इसको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको सोल्व करने का। सबसे पहले आपको बनानी है डायरेक्शन। जैसे ये आपकी डायरेक्शन हो गई, बना लिया आपने। ये क्या है आपका? पूर्व है। इधर क्या है आपका? पश्चिम है। इधर क्या है आपका? उत्तर है। और इधर क्या है आपका? दक्षिण है। हो गया इतना। अब देखिए, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है। और घर कहां पे स्थित है? आपका एक्स पे स्थित है, कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। मैंने मान लिया ये जो बिंदु है ना, ये आपका एक्स है। समझ गए आप? ये बिंदु को मैंने एक्स मान लिया कि घर एक्स पर है और अस्पताल कहां पे है? आपका वाई पे है। अब कंप्लीट रास्ते को देखेंगे हम कि अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और ए कहां पे है? एक्स के ठीक पूर्व में। अब यहां पे मैंने एक्स मानना है, एक्स का पूर्व कौन सा हो गया? यही होगा ना पूर्व। तो एक्स के ठीक पूर्व में कितना? 500 मीटर है भाई। और इसको क्या बोला है? ए बोला है कि ए पे पहुंच गई ये, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी। बी पर जा रहे हैं और बी कहां है? ए के ठीक दक्षिण में। अब ए आपका यहां पे है, ए का दक्षिण कौन सा होगा? यही होगा ना। तो ए के दक्षिण में 400 मीटर गए और कहां पे पहुंच गए? आपके बी पे पहुंच गए भाई। हो गया यहां तक। आगे देखिए, फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए कहां पे जा रहे हैं? सी पे जा रहे हैं। और सी कहां है? बी के ठीक पश्चिम में। अब ये यहां पर बी है आपका, तो बी का पश्चिम क्या होगा? यही होगा ना। तो बी के ठीक पश्चिम में कितना गए? आपका 90 मीटर गए हैं। और कहां पे पहुंच गए? सी पे पहुंच चुके हैं। आगे बोला, और अंत में वह अपने कहां पे? फिर वह सी पर जाते हैं जो 90 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो कहां पे है? सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर। अब सी आपका ये है और सी का उत्तर कौन सा होगा? सीधी और सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ। तो सी के उत्तर में चले गए 80 मीटर पर और वो अपने अस्पताल वाई पे पहुंच गए। यहां पे आपका वाई है, वाई पर आप पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप वाई पे पहुंच गए। अब पूछा है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या होगी? अब देखिए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए ना, वहां पे आप फिर से डायरेक्शन बना दीजिए। अब किसके सापेक्ष पूछा है? अस्पताल के सापेक्ष।
आपने फिर से यहां पे डायरेक्शन बना दी। अब इस डायरेक्शन को देख के आप ये बताइए कि अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा कौन सी है। अब यहां पे अस्पताल है, यहां पे घर है, तो यही दिशा होगी ना आपकी, ये वाली दिशा, यही वाली दिशा होगी ना। अब खुद बताइए ये दिशा कौन सी है। ये आपका पूर्व जो हमने नया बनाया था अभी, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। तो घर किस दिशा में है, आपके उत्तर में और पश्चिम में, ये दिशा हो गई आपकी उत्तर पश्चिम। कहां पे आंसर देखिए आप, आंसर नंबर बी। मैं एकदम डिटेल से, एकदम बारीक से, चाहे कितने भी हार्डवर्क करना पड़े वो मैं करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ साथ में बने रहना है, याद रखिए आप। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, जब भी आप क्वेश्चन को करें ना तो इस पर हमेशा फोकस करें, आराम से क्वेश्चन को पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और हमेशा आप कहते हैं ना 1 नंबर से रह गया सर, 2 नंबर से रह गया सर, ये रहने का रीजन सिर्फ और सिर्फ यही होता है, ठीक है ना। कमेंट में काफी बार मैं कमेंट पढ़ता हूं, जो मुझसे नहीं पढ़े ना वो आके ये सब चीजें बताते हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं ना उनको तो मैं पहले ही सचेत कर देता हूं, पहले ही सतर्क कर देता हूं कि ऐसी गड़बड़ी कभी भी मत करना आप। और प्रैक्टिस में इतनी ज्यादा करवा देता हूं कि ऐसी गड़बड़ी होने का मतलब ही नहीं बनता फिर, ठीक है, क्योंकि मैं याद करवा देता हूं साथ की साथ चीजों को। तो देखिए आप इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, इसकी उथली जड़ें होती हैं, वह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। तो जो पत्ते की जगह कांटे, एकदम सही बात है, इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये गलत है, उथली जड़ें नहीं होती हैं। आगे देखिए, यह अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, ये भी आपका सही है। और यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है, ये भी आपका सही है। तो यहां पे आपसे नहीं पूछा था, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेगिस्तानी ओक। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखना है। इसमें पत्तियां बहुत कम होती है, हम देख चुके हैं। इसके पेड़ की जड़ें जमीन में जब तक नीचे जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो उथली कैसे होंगी सर, वो तो बहुत ज्यादा गहराई तक जा रही हैं, तो उथली तो हो ही नहीं सकती। देखिए मैं काफी बार सर बोल देता हूं, तो आप ये मत सोचना कि सर को बोल रहे हैं, जो मैडम है उनको तो सर कह ही नहीं रहे कुछ। तो ये मेरी आदत है, मैं सर बोल देता हूँ नॉर्मल वे में। यहाँ पे मैं किसी जेंडर को डिनोट नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मेरे लिए सभी समान है, स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है, मैं बता चुका हूं। जब कभी पानी की कमी होती है तो यहाँ के लोग इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट हो गई आपकी रेगिस्तानी ओक के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए रेगिस्तानी ओक समझ के आप ये मत करना ये राजस्थान में पड़ता है, ये राजस्थान में नहीं है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगा डिटेल से जब हम थ्योरी करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। कुडुक कहां के लोगों की भाषा है, ये मैंने जब कल जो वीडियो डाली थी उसके अंदर भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपका सीटेट में आया था और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था। तो कुडुक कहां की भाषा है, आपके झारखंड की भाषा है। कहां की, झारखंड की भाषा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। और ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दिखा देता हूं कि कुडुक भाषा में लोग गीत गाते हैं। और कहां पे है ये कुडुक भाषा, आपके झारखंड की भाषा। यहां पे देखिए आप, झारखंड के लोग इन जंगलों में घूमते हैं कि झारखंड का संबंध है आपकी कुडुक भाषा के साथ, और इसका मतलब क्या होता है, जंगल होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन है ना आपके मैप के पूछे जाते ही जाते हैं। जैसे आपकी बार जो हुआ था उसमें भी पूछ रखे थे, आपके 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो देखिए अब आप क्वेश्चन को, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान। अब इसके लिए आपको मैप याद होना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे। और मैप याद करवाने का काम मेरा है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतनी बार क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा, मैप क्या आपको सब कुछ याद रहेगा। तो देखिए अब आप, ये क्या है आपका, राजस्थान है। ये क्या है आपका, गुजरात है। यहां पे क्या है आपका, एमपी है। ये क्या है आपका, यूपी है, ठीक है। ये क्या है आपका, महाराष्ट्र है। ये क्या है आपका, कर्नाटक। और यहां पे देखिए ये क्या है आपका, गोवा। और यहां पे ये क्या है, केरल। ये क्या है, तमिलनाडु। ये क्या है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से अलग जो हुआ था, तेलंगाना। ये क्या है आपका, उड़ीसा, यानी कि यू से लिख दिया मैंने उड़ीसा, ठीक है, ओ से लिख दीजिए आप, उड़ीसा। और यहां पे ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़, मैंने सी से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इधर क्या है आपका, ये देखिए बांग्लादेश हो गया। तो ये क्या है आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैं याद कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, गुजरात के निकटवर्ती। अब गुजरात आपका ये है, तो इसके निकटवर्ती कौन से हुए, आपका राजस्थान हो गया क्योंकि सीमा लग रही है। इधर देखोगे आप मध्य प्रदेश हो गया क्योंकि सीमा लग रही है। इधर देखोगे आप तो महाराष्ट्र हो गया क्योंकि सीमा लग रही है। तो गुजरात के निकटवर्ती कौन कौन से हो गए, देखिए आप, आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया,
और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी। तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। जैसा मैंने आपको बताया है सिर्फ और सिर्फ आपको वैसे ही करना है। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, आप ऐप के ऊपर जाएंगे और ऐप पे जाने के बाद आप क्या करेंगे? चैट के अंदर जाएंगे और चैट के अंदर जैसे ही आप जाते हैं तो चैट के अंदर देखिए यहाँ पे चैट पे जाएंगे और चैट पे जाने के बाद अमित सर लिख रखा होगा, इसको आप ओपन करके इस चैट को यहाँ पे आपको सीटेट दिसंबर 2023 लिखना है। बाकी मैं आप फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चीज़ों को समझ के करेंगे और एकदम बेस्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।